नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नेचर से जुड़ा हुआ, हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम इंडियंस हैं। इंडियंस हमेशा से धरती को एक रिसोर्स नहीं, धरती को धरती माँ मानकर आए हैं। अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया ने इस बात को फॉलो नहीं किया, लेकिन आज ज़रूरत आ चुकी है कि दुनिया इसी बात को रिवाइज करे, समझे और सिखाए। इस बात पर और इस कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही शानदार आर्टिकल लिखा गया था, जिस आर्टिकल का नाम था द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ठीक है, लिखा है था इसको नैनी या नानी बोल सकते हो, नैनी बोलूँगा, नैनी पालकी वाला एक इंडियन है। इन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है वहाँ पर 24 नवंबर 1994 को ये आर्टिकल लिखा था। बाद में मैं इस पूरे का भी मीनिंग आपको बताऊंगा। फिलहाल समझना ग्रीन मूवमेंट क्या है, फिर एलिंग प्लैनेट के मीनिंग पे भी हम आएंगे। तो समझना है क्या है मूवमेंट, ये मैंने आपको बताया डेट। क्या हुआ था ग्रीन मूवमेंट का मतलब, जब हमें ये समझ में आ गया कि इस दुनिया को मिलके हरियाली की तरफ वापस जाना होगा। हमने जंगलों को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब हालत खराब हो गई है। तो हुआ क्या, इस दुनिया में एक मीटिंग हुई 1972, पहला वर्ल्ड का नेशन वाइड, मतलब अलग अलग देश आए थे, मीटिंग हुई थी न्यूजीलैंड में और ग्रीन पार्टी फाउंडेड की गई। कुछ देश जिन्होंने जो मिले और ये तय किया कि इस दुनिया में हम अपने अपने लेवल पे पेड़ों को कंट्रीब्यूट करेंगे, पेड़ लगाएंगे, जंगल बचाएंगे और वापस इस दुनिया को हरा भरा बनाएंगे। इसके बारे में और डीप बात करते हैं। समझो, ये जो ग्रीन पार्टी मूवमेंट है और ये जो हुआ इस 20th सेंचुरी के लास्ट में 1972 में, और इस पर आर्टिकल भी लिखा गया, ये एक शिफ्ट को शो करता है। हमारा एक शिफ्ट है जो पिछले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर, जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, दुनिया ने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रो किया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करी, तो हम एक बात को भूल गए थे। हमारा जो व्यू है वो ये हो गया था कि धरती सिर्फ एक रिसोर्स है। हमारा व्यू काफ़ी मैकेनिकल था कि भाई मशीनें लेके आओ, रिसोर्स का इस्तेमाल करो, जहाँ से हो सके पैसा कमाओ, पैसा पैसा पैसा, जितना ज़्यादा हो सके इकोनॉमी को ग्रो करो। अब ऐसा नहीं है। अब हम हॉलिस्टिक सोचते हैं। अब हम पूरी धरती को एक इंडिविजुअल लेके चलते हैं कि भाई पूरी धरती एक है। पहले हम क्या मानते थे कि इंडिया की ज़मीन मतलब इंडिया की, तो जितना हो सके कुछ भी करके बस ग्रो कर दो, यहाँ से पैसा निकाल लो। अंग्रेज आए, जंगल काट दो, जहाँ हो सके चाय उगाओ, कॉफ़ी उगाओ, ये उगाओ, वो उगाओ, मछलियाँ पकड़ो, जो हो सकता है करो, इंडिगो उगाओ। क्लास 12th में आप एक चैप्टर पढ़ोगे इंडिगो उगाओ, ज़बरदस्ती कुछ भी करके बस पैसा कमाओ। अब ऐसा नहीं है। अब हमारा जो व्यू है वो ये है कि धरती एक अपने आप में क्रिएचर है। मैंने कहा ना, जैसे इंडियंस हमेशा से मानते रहे हैं कि धरती हमारी माँ है, धरती को माँ की तरह ट्रीट करो। वही व्यू इस दुनिया ने अब अपना लिया है कि अर्थ का एक अपना मेटाबॉलिज्म है। जैसे हमारी बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है। अगर हमारी बॉडी में हम कुछ एक्सेस में ले आएँ, यानी किसी चीज़ की अति कर दें या किसी चीज़ की बहुत कमी कर दें, तो हमारी बॉडी की धज्जियाँ उड़ जाएगी। जैसे मान लो स्लीप है, अगर हम स्लीप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो भी हम बर्बाद हैं। 14 घंटे सो रहे हैं, 15 घंटे सो रहे हैं, और एकदम कम कर दें 2-3 घंटे या 0, तो भी हम बर्बाद हैं। सेम धरती का अपना मेटाबॉलिज्म है। अगर आप जंगलों को बहुत ज़्यादा काट दोगे तो हम बर्बाद हैं। टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो भी धरती बर्बाद है, गिरा दोगे तो भी धरती बर्बाद है। तो ये जो एक शिफ्ट आया, जब हम धरती को एक क्रिएचर की तरह देख के अप्रोच रखते हैं कि भाई धरती हमारी जिम्मेदारी है, ये शिफ्ट इतना बड़ा है जितना बड़ा शिफ्ट लाए थे ये जनाब कॉरपेनिकस। नाम सुना है आपने, कॉरपेनिकस। इन्होंने बताया था कि भाई जो दुनिया है वो गोल है और दुनिया सूरज के चक्कर लगाती है। तो ये जो शिफ्ट आया, ये इतना बड़ा शिफ्ट है जो लाए थे ये जनाब कॉरपेनिकस। इन्होंने ये प्रूफ किया था इस दुनिया के सामने कि भाई सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। ये एक बात कहने को छोटी सी है कि आज तो सर फैक्ट लगता है, अरे सर इसमें क्या बड़ी बात है। उस समय पूरी दुनिया का व्यू चेंज कर दिया। तो जब एक बात पूरी दुनिया का व्यू चेंज करती है ना, वो होता है रेवोल्यूशन। जी हाँ, ऐसा ही रेवोल्यूशन आ चुका है 19वीं या आप कह सकते हो 20वीं शताब्दी में हमको एहसास हुआ, और आज तक हम उस बात पे काम कर रहे हैं। किस बात पर? कि भाई धरती एक क्रिएचर है, उसको पूरा मान के चलो, उसको पूरा संभाल के चलो, वरना कुछ नहीं बचेगा, कुछ
भी नहीं। अब बात करते हैं इसके बारे में और दोस्तों, ये सिलसिला आगे बढ़ा, 1987 आया। 1987 में एक वर्ल्ड कमीशन थी ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कमीशन थी, इसने आइडिया दुनिया के सामने रखा। द आइडिया वाज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई एम श्योर अगर आपने क्लास 10th पढ़ा है तो क्लास 10th में आपने ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा। हो सकता है आप एमपी बोर्ड से रहे हो 10th में, तो ये शायद आपने मिस कर दिया हो। मैं समझा देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आइडिया है। इसका मतलब होता है कि जो हम डेवलपमेंट करें, यानी जब हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जब हम धरती से पानी निकालें, जब हम ज़मीन का इस्तेमाल करें, जब हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करें, जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करें, उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे। अभी आप देखोगे टीवी में ऐड नहीं देखी आपने कि पापा आप इस तरीके से पेट्रोल वेस्ट करोगे तो हमारी जनरेशन के लिए तो पेट्रोल बचेगा नहीं। सत्यमेव जयते देखा होगा, या और भी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि जिस हिसाब से हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले 50 सालों में जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने ज़मीन का बहुत सारा एग्जाम्पल देखा होगा कि जिस तरीके से हम खेतों को ख़त्म करते जा रहे हैं, जनरेशन्स जो आएंगी वो भूखी न मरे, उनके पास खाना नहीं होगा। ये कह सकते हो अनसस्टेनेबल, यानी हम रिसोर्स को बचा के नहीं रख पा रहे। आने वाली जनरेशन जब आएगी तो वो खाली हाथ होगी, वो हमको कोसेगी कि हमारे पूर्वज क्या करके गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई वो कोसे नहीं, ठीक है, वो कोसे नहीं, वो शुक्र मनाए कि हमारी जनरेशन ने, जो हमसे पहले जो गए हैं, वो हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं। ये ना गालियाँ नहीं दे के सब खत्म कर गए, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, शायद आप शेर बोलो, किंग कोबरा बोलो, डायनासोर कभी थे उनका नाम लो। नहीं, एक ज़ू है। एक ज़ू है ईस्ट अफ्रीका की कंट्री जाम्बिया। जाम्बिया में एक शहर है लुसाका। लुसाका का एक ज़ू है, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आंसर में लिखने को काम आ सकता है, ठीक है। आपकी बुक में लिखा नहीं है ईस्ट अफ्रीका, मैंने बता दिया। वहाँ पर एक ज़ू है। ज़ू पे एक पिंजरा है, उसमें लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। आप अंदर जाते हो, आपको मिलता है आईना। इसका मतलब इंसान खुद इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। क्या किसी भी जानवर ने इतनी तबाही मचाई होगी जो इंसान ने मचाई है? जी नहीं। आप शेर को भी देख लो, शेर ने भले लाख पाप किए हो, शेर ने बहुतों को खाया होगा, कभी किसी प्रजाति को खत्म नहीं किया। इंसान ही है जिसने इतनी प्रजातियों को खत्म कर दिया। आज आपके आसपास आपको गिद्ध देखने को मिलता है? नहीं। चिड़िया देखने को मिलती है? कम। नीलकंठ और भी कम। न जाने कितनी प्रजातियां, न जाने कितनी स्पीशीज है जो इंसान का लालच खा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी मैंने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड 10th के सोशल में पढ़ाया जाता है। महात्मा गांधी का एक कोट था कि इस दुनिया में सबकी ज़रूरत के लिए सब कुछ है। मतलब अगर किसी की ज़रूरत की बात करो तो सब कुछ काफ़ी है, लेकिन अगर लालच की बात करो तो एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए भी दुनिया पूरी कम पड़ जाएगी। तो हम इंसान इतने ज़्यादा लालची हो चुके हैं कि हमने अपनी लालच में अंधे होकर इन सारे क्रिएचर्स की वाट लगा दी है, इनका घर बार जिंदगी बर्बाद कर दी है। और शायद इसीलिए जाम्बिया का, लुसाका का ये जो ज़ू है, ये इंसान को कहता है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। बात नेगेटिव नहीं है, बात पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? अगर इस ज़ू ने कहा, इसका मतलब इंसान में जागृति आई है, इंसान जागा है। जी हाँ, ये दुनिया अब समझ चुकी है कि यार ये जो दुनिया को हम डोमिनेशन वाला समझते हैं, डोमिनेशन से हम पार्टनरशिप पे आ चुके हैं। ये मैंने लाइन लिख रखी है, डोमिनेशन से पार्टनरशिप। अब तक हम इस दुनिया को ऐसी नज़र से देख रहे थे कि ये दुनिया मान लो हमारी जागीर है, ये हमारे पुरखों ने हमको दी है, हम इसको डोमिनेट करते हैं इंसान। क्योंकि अब तक इंसान को ये एहसास नहीं हुआ था कि जब वो डिस्टर्ब करता है पृथ्वी को, उसको नुकसान होगा। आज जब 2021 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको ये सब कुछ नॉर्मल लगेगा। अरे सर इसमें क्या है सर, बचपन से तो लिखते आ रहे हैं, एनवायरनमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपकी बात सही है, बट ये जो आर्टिकल है, समझो उस बात को, ये आर्टिकल ईयर 2000 से पहले का है। तब दुनिया में ये अवेयरनेस आई थी। उससे पहले दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कंट्रीज जो रेस में लगे हुए थे, जो आज भी रेस में है कि यूएस आगे निकलता है, कि यूके आगे निकलता है, कि यूएसएसआर आगे निकलता है, रशिया आगे निकलता है, चाइना आगे निकलता है, फ्रांस आगे निकलता है, इंडिया वर्सेस चाइना,
ये जो रेस थी ना, इस रेस में हम ये भूल गए थे कि अगर हमने नेचर को नुकसान पहुंचाया तो नेचर भी हमें बैकफायर करेगा। कभी बद्रीनाथ केदारनाथ जैसा कुछ होगा, कभी फ्लड भी आएंगे, कभी सुनामी भी आएगी, कभी गैस ट्रेजेडी भी होगी, कभी वॉल्केनो फटेंगे, कभी अर्थक्वेक्स आएंगे, कभी डैम फूटेंगे और बहुत बुरा फ्लड आ जाएगा, सुनामीस आ जाएंगी। सब कुछ तब इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हुआ था, अब अवेयर है। अब ये हम समझ गए कि भाई हम डोमिनेट नहीं करते, इंसान पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करके अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। पार्टनरशिप है भाई, पार्टनर बनना पड़ेगा इस पृथ्वी का, आपको समझना पड़ेगा बाकी क्रिएचर्स भी ज़रूरी हैं, जंगल भी ज़रूरी है, जानवर भी ज़रूरी है, ग्लेशियर भी ज़रूरी है, समंदर भी ज़रूरी है, उसकी मछली भी ज़रूरी है, और फिर इंसान भी ज़रूरी है, हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारी इंडस्ट्रीज़ भी ज़रूरी है। तो डोमिनेशन से पार्टनरशिप का जो सफ़र है वो हमने तय किया बिकॉज ऑफ द ग्रीन मूवमेंट। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगर हम बाकी के स्पीशीज़ की बात करें तो हमारे जो अभी साइंटिस्ट हैं, जो अभी तक हमारे पास डेटा है, इस दुनिया में हमारे अलावा करीब करीब 1.4 मिलियन स्पीशीज़ हैं। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1.4 इंटू 10 लाख, करीब 14 लाख प्रजातियाँ अभी हैं। प्रजातियां का मतलब जैसे मान लो कैट होती है, कैट फैमिली, कैट में टाइगर भी आता है, लायन भी आता है, आंट भी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। तो हम एनिमल की बात नहीं कर रहे कि आंट को हम एक मानेंगे, आंट की स्पीशीज गिन ली, कैट की स्पीशीज, मच्छर की स्पीशीज, फिश की स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज को अगर हम गिनते हैं 1.4 मिलियन तो कैटलॉग्ड है, इनका तो लिस्ट है। करीब करीब 3 से 4 मिलियन मतलब 30 से 40 लाख स्पीशीज आज भी ऐसी है जिनका हमने नाम नहीं रखा, लेकिन है, अब तक हमें देखना बाकी है। तो ये जो धरती माँ है, ये जो धरती है, ये इतनी बड़ी है कि हम इसको पहचान भी नहीं पाए और हमने अभी से इसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है। तो दोस्तों, इस एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया में कमीशंस बनना शुरू हो गई। कमीशंस का मतलब होता है, कमीशन बेसिकली समिति, जब कुछ ग्रुप्स बनेंगे। तो दुनिया में जो सबसे शुरुआती कमीशंस बनी थी उनमें से एक कमीशन थी ब्रेंट कमीशन। मैंने कहा भारतीय भाई साहब नेचर के मामले में बड़े एंथुसियास्टिक हैं। आज भी अगर 2021 की कंडीशन में आपको बताऊं, इस दुनिया में अगर अच्छे से कोई पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है तो प्राउड के साथ मैं आपको बता रहा हूं, प्राइड के साथ, इंडिया उनमें से एक है जो बहुत ही सिंसियरली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को फॉलो करता है। उस वक्त भी ऐसा था। ब्रांड कमीशन, ये जो ब्रांड कमीशन थी, इसके एक मेंबर थे मिस्टर LK झाह, यानी इंडियन। इसके बाद जब पहली रिपोर्ट आई इस कमीशन की, उन्होंने एक बात कही इस दुनिया के लोगों को जगाने के लिए। वो क्या कही? RV2, इसलिए देखो मैंने लिख के रखा है बोर्ड पे कि आप एकदम याद रख पाओ। RV2 लीव अवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरमेंट। क्या सच में हम इस हद तक गिर गए हैं कि हम अपने आने वाली जनरेशन्स को, हमारे सक्सेसर्स को क्या देंगे? एक झुलसा हुआ प्लैनेट, स्कॉच्ड प्लैनेट, एक झुलसा हुआ प्लैनेट, ग्लोबल वार्मिंग को फेस करता हुआ प्लैनेट क्या हम देंगे? विथ ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, एक ऐसा प्लैनेट जिसका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, जहां पे डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, जंगल सूख रहे हैं, खेत खलियान सूख रहे हैं, डेजर्ट बढ़ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही थी, बुक में नहीं लिखी, मैं बता रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही थी, अगर एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स को रोकना है, रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना है, पेड़ बचाने ही होंगे। अनफॉर्चुनेटली नदियां सूख रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे डेजर्ट्स के बढ़ने का चांस बहुत बढ़ गया। इमेजिन करो अगर राजस्थान का जो डेजर्ट है, अगर उस, देखो राजस्थान अपनी जगह, बुराई नहीं कर रहा मैं, डेजर्ट का अपना महत्व है, डेजर्ट से सोलर एनर्जी बहुत जनरेट हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डेजर्ट बढ़ाओ। डेजर्ट भाई बहुत है, जितना है दुनिया के पास, जितना है बहुत है। ज़रूरत नहीं है कि हम जंगलों की वाट लगा के डेजर्ट का एक्सपेंशन कर दें, बिल्कुल नहीं। तो क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम इस चीज़ को रोक पाएंगे, या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम डेजर्ट बनती हुई धरती देंगे, झुलसती हुई, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप देंगे, ऐसी जगह जहां गरीबी हो, जहां खाना नहीं है लोगों के पास? क्या हम देंगे एक एलिंग एनवायरमेंट? मैंने कहा था ना एलिंग प्लेनेट का मतलब बताऊंगा, इसलिए मैंने रोक के रखा था। ग्रीन मूवमेंट रोल मतलब आपको समझ में आ गया। ग्रीन मूवमेंट ये अवेयरनेस
कि भाई अब बहुत हो गया, अब हमें धरती को वापस हरा बनाना है। एलिंग का मतलब होता है जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो कमज़ोर है, जिसकी हालत सुधर नहीं रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से सुधर रही है। तो क्या हम एक एलिंग एनवायरनमेंट देंगे आने वाली पीढ़ी को? क्या आप ऐसे हालात देने वाले हो कि धरती झुलस रही है, धरती परेशान है और कुछ हो नहीं पा रहा? आई होप आप भी कहोगे नहीं जी, बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ? फिर एक किताब लिखी गई, किसने? मिस्टर लेसियर आर ब्राउन ने। इनकी किताब का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ये ग्लोबली सोचते हैं इकोनॉमी के बारे में कि इस दुनिया की इकोनॉमी किस स्थिति में जा रही है। कहने को आज दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी है, इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। आज तक जितनी तरक्की नहीं की इंसान ने, आज उतनी तरक्की है। आज मैं एक जगह पे एक बात को कह रहा हूँ, यूट्यूब की वजह से ये न जाने कितने साल तक लोग इसको सुन पाएंगे, अलग अलग क्वालिटीज़ में। इन्फॉर्मेशन खेल हो गई है। आप चाहो आप यूएस में अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल कर सकते हो, हम मीटिंग्स लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, सब कुछ कितना आसान है। इकोनॉमी की नज़र से सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर सच में ऐसा है क्या? सच में बेसिक्स क्या हैं? समझना, बेसिक्स इकोनॉमी के 4 हैं। क्या हैं 4? नेचर के हिसाब से देखना, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स। मछलियाँ, जंगल, ग्रासलैंड्स यानी मैदान और हमारे खेत। घुमा फिरा के आते आप इन्हीं पे हो। खाओगे, वेजिटेरियन हो, फसल खाओगे, आटा दाल चावल। अंग्रेज हो, ब्रेड खा लोगे, पिज्ज़ा खा लोगे, बर्गर खा लोगे, आना घुमा फिरा के वो खेत से ही है। नॉन वेजिटेरियन हो, मछली, मोतियों का हार देखा होगा, मोती देखिए, मछली। घुमा फिरा के क्या? पानी, मछली। हम लोग कपड़े पहनते हैं, कॉटन कहाँ से आता है? खेत। इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी चीज़ें, लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? फॉरेस्ट। पत्ते काफ़ी हद तक फॉरेस्ट, कागज़ फॉरेस्ट, ऑक्सीजन फॉरेस्ट, या फिर ग्रासलैंड। जानवर हमारे कहाँ घास चरेंगे? ग्रासलैंड, जिससे हमको जानवर मिलेंगे। घुमा फिरा के माइनिंग को अगर आप छोड़ दो, माइनिंग को और सिंथेटिक चीज़ों को छोड़ दो जो कि पेट्रोलियम से आती है। अगर आपको पता हो, पेट्रोलियम के 100 प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका प्लास्टिक भी पेट्रोलियम से आता है, पन्नी पेट्रोलियम से आती है, वैसलीन पेट्रोलियम से आती है, कॉस्मेटिक्स पेट्रोलियम से आते हैं। अगर आप उन सबको छोड़ दो, माइनिंग को छोड़ दो, तो जितना भी इंडस्ट्रियल बचा, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बचा, जितना भी खाना बचा, वो सब इन्हीं 4 चीज़ों से आता है। अनफॉर्चुनेटली हमने इन सब की धज्जियां उड़ा के रख दी है। हम कहने को आज इस दुनिया में बड़े बड़े स्काई क्रेपर्स हैं, आप देख सकते हो, बड़े बड़े स्काई क्रेपर्स, कांच की बिल्डिंग्स, इंटरनेट, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, लोगों के पास 14 मंजिल का घर है, लोगों के पास प्राइवेट प्लेन्स हैं, कहने को हैं, लेकिन क्या हमने इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाया है? क्या ये रिसोर्सेस सस्टेनेबल हैं? जी नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, फिशरीज। इस दुनिया में देखो, ये दुनिया प्रोटीन से चलती है। आपको भी प्रोटीन चाहिए, मुझे भी प्रोटीन चाहिए, हम सब प्रोटीन के पीछे भागते हैं, हम खाना चाहते हैं। प्रोटीन और पॉपुलेशन की जो ये पॉपुलेशन का बढ़ना, प्रोटीन की डिमांड का बढ़ना, इसके चक्कर में जो ओवर फिशरिंग है वो कॉमन है। ओवर फिशिंग, लोग बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। उससे कई बार मछलियों की पॉपुलेशन गिर रही है। मछलियों का जो ये पालना है, मछलियों को पालना, ये एक बिजनेस बन चुका है, ये बात सही है, लेकिन बिजनेस में भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मछलियों की पॉपुलेशन कम होने के चांसेस बढ़ गए हैं, मछलियों की स्पीशीज कम होने के चांसेस बढ़ गए हैं। कई बार ऑयल स्पिल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कई बार होता है कि कोई न्यूक्लियर प्लांट है, उसका कचरा छोड़ दिया गया और कोई बुरी चीज़ हो गई, जिससे एक्वाटिक लाइफ हमारी तबाह हो रही है। हमने पानी को भी नहीं छोड़ा, इतनी सारी शिप्स, सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सीवेज, ऐसी चीज़ें हैं कि मछलियों को हमने नहीं छोड़ा। जंगल, क्या ही मैं बताऊं, अगर मैं बताऊं 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी कि हमने अपनी ज़रूरत के लिए किस कदर जंगलों को काटा है। ग्रासलैंड्स को भी अगर आप देखोगे तो नहीं बचे, हमने ग्रासलैंड्स को भी नहीं छोड़ा। जानवर के लिए भी हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं कि इसको सूखा चारा खिला देंगे। ग्रासलैंड अगर ओवर ग्रेजिंग हो गई तो ज़मीन खराब होगी, या कई बार होता भी है प्रॉपर लोग मैनेज नहीं करते, जानवर को छोड़ देते हैं। देखो, अलग अलग तरीके होते हैं ग्रासलैंड के, कि उसको खेत भी बना सकते हो, आप जानवर का चारा उगा सकते हो, पर उसको उखाड़ा नहीं जाता, उसको चारे को काटा जाता है। हम क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हैं, उस चक्कर में ग्रासलैंड तबाह हो जाते हैं। फाइनली क्रॉपलैंड्स, भाई साहब क्या बताओ इसके बारे में। इतने खेत आप देख सकते हो अपने आसपास, जो पहले खेत थे
और आज वो प्लॉट बन गए, आज मकान बन गए हैं। हमने उनको बैरन लैंड बना दिया, बंजर ज़मीन बना दिया। धीरे धीरे वो ज़मीन बंजर हो रही है। जो डेजर्ट बोला था ना वर्ड, डेजर्ट का इमेजिन ये मत कर लेना, डेजर्ट मतलब सिर्फ जहाँ पे रेत है, रेगिस्तान रेत। बंजर ज़मीन भी डेजर्ट की तरह है, कुछ काम नहीं आ रही। न उस पर जंगल आए, न उस पर ऑक्सीजन वाले पेड़ उग पाए, न उस पर खाना उग पाए, न जानवर उस पर खा पाए। कटीले पेड़ पौधे झाड़ियाँ जब उगे तो वो बंजर है, वो बैरन लैंड है। हमने इन चारों की वाट लगा दी है। अगर अब भी नहीं संभाला, ये स्थिति अनसस्टेनेबल हो जाएगी। आने वाली जनरेशन्स कोसेंगी हमको। तो दोस्तों, गरीब देशों में, अब गरीब बोलना गलत है, लेकिन जो देश बैकवर्ड है इकोनॉमिकली, वहाँ पर अगर आप हालत देखोगे तो जंगल काटने की, लकड़ी काटने की हालत इतनी ज़्यादा हो चुकी है। एलपीजी है नहीं, गोबर गैस है नहीं, नेचुरल गैस है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है नहीं, तो वो लोग लकड़ी काट के चूल्हा जलाते हैं। ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि लकड़ी इतनी महंगी है कि कई बार तो पॉट में यानी बर्तन में जो अंदर बनता है उससे ज़्यादा महंगा तो वो लकड़ी पड़ती है जो उस बर्तन के नीचे चल रही है। ये हालत हो चुकी है इतनी ख़राब। डॉक्टर मायर्स हैं, वो कहते हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो पावर हाउस है एवोल्यूशन के। यानी जो स्पीशीज आगे बढ़ रही हैं, स्पीशीज मतलब क्या कि भाई पहले एक तरह की मान लो कोई एनिमल था, अब वो एवोल्यूट कर रहा है, वो बदल रहा है। जैसे इंसान पहले जैसा था अब वैसा नहीं है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे एवोल्यूट कर रहा है। सारे क्रिएचर एवोल्यूट करते हैं, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन जब हम इस फॉरेस्ट को ही काट देंगे तो क्या एवोल्यूशन होगा और क्या नेचर खुद को अपडेट करेगा, कैसे नेचर आगे बढ़ेगा, आप खुद सोचिए। एक बहुत ही फेमस सा कोट है, फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है ये। यानी इंसान के आने से पहले उसको प्रीसीड क्या करता है, इंसान के आने से पहले क्या आया था, जंगल। फॉलो क्या करेगा, इंसान के बाद क्या बचेगा, डेजर्ट। यानी बहुत ही अच्छा सा जंगल था, इतने सारे क्रिएचर सुकून के साथ रहते थे, उसमें से एक क्रिएचर आ गया, कभी कहीं से निकला होगा अर्ली मैन, इंसान। और आज इंसान इतना डेवलप हो गया कि इंसान तो है, पर जिस जंगल में वो कभी आया था, जिस जंगल से उसकी शुरुआत हुई थी, अब वो जंगल रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। तो बहुत ही ख़राब सा आप कह सकते हो, एक परिवार का जो सदस्य होता है अगर वो ख़राब हो तो परिवार बर्बाद हो जाता है। ये दुनिया एक परिवार की तरह है और इंसान एक ऐसा सदस्य निकला जिसने इस परिवार को ख़त्म करके रख दिया। फिर क्या कहा गया है, दुनिया का जो सबसे एंशियंट, अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को देखोगे, दुनिया के सबसे पुराने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, आज वो किस हद तक बर्बाद हो रहे हैं, किस हद तक, इसका अंदाज़ा लगाइए। 40 से 50 एकड़ फॉरेस्ट हर साल बर्बाद हो जाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक बार एक रिपोर्ट जारी की थी और ये कहा था कि हम जिस हिसाब से पेड़ लगा रहे हैं उसका 5 गुना अगर आप पेड़ लगाओगे तब जाके हम बैलेंस कर पाएंगे ईयर 2000 तक। ये रिपोर्ट काफ़ी पुरानी है, 2000 से पहले की है। उन्होंने कहा था जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अभी जो ट्री प्लांटेशन है उसको 5 गुना करना होगा। यानी हमारी स्पीड 1/5 है, 20% स्पीड पे हम चल रहे हैं। हमें जो चाहिए वो 5 गुना एफर्ट्स पर अचीव होगा बाय द ईयर 2000। तो अब आप सोच लो आज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और हम कितना पीछे हैं। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, जो मैंने कहा था 40 से 50 एकड़, वो 40 से 50 नहीं, 40 से 50 मिलियन एकड़्स है। उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 40 से 50 मिलियन यानी करीब करीब लोगों ने कहा था 1 एकड़ 1 सेकेंड का हम लोग लूज़ करते हैं। लेकिन जेम्स स्पैथ हैं, एक ये प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज के, ये कहते हैं जी नहीं, 1 नहीं 1.5 एकड़ पर सेकेंड। इसका मतलब जितने सेकेंड आपने इस वीडियो को देखा है अब तक उतना इंटू कर दो, उतना इंटू कर सकते हो 1.5 में। इतने एकड़ अब तक जंगल कट चुके होंगे। ये रेट है कि हम जंगलों को कितना लूज़ कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कितना भयानक है ये कि दुनिया में इतने बड़े स्केल पे हम लोग लूज़ कर रहे हैं। अब आप सोचोगे क्या सरकारों ने कुछ नहीं किया? जी हाँ, कोशिश तो सरकारों ने की, इंडिया ने भी की। इंडियन गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 48A। हमारा संविधान कहता है कि स्टेट को यानी हमारी सरकारों को जंगलों को बचाना होगा, जंगलों को प्रमोट करना होगा। बाकी के कानून की तरह इस कानून का भी कुछ नहीं हुआ। कहा तो स्टेट ने ये भी था कि अनटचेबिलिटी को
रोकना होगा, बंधुआ मजदूर नहीं होंगे। पर यह आर्टिकल कहता है कि संविधान बनने के 40 साल बाद तक भी ये चलता रहा था। हम अनटचेबिलिटी को दूर नहीं कर पाए थे। आज भी जो जाति का भेदभाव है हम नहीं मिटा पाए हैं उसको। कितना टाइम हो गया, 2021 में रिकॉर्ड हो रही है, आज तक जो हम कहते हैं इक्वेलिटी इक्वेलिटी, क्या आ पाई? नहीं। तो इसकी उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं। इंडिया में भी हालत ख़राब है। इंडिया में हम करीब 3.7 मिलियन एकड़ जंगल को खो रहे हैं हर साल। 1 मिलियन 10 लाख, 3.7 इंटू 10 लाख, 37 लाख एकड़ जंगल हम हर साल खो रहे हैं। इससे बुरा क्या होगा। एक्चुअल लॉस इसका भी 8 गुना है। जी हाँ, सरकार ने कहा 3.7। सरकार कैसे गिनेगी समझना। मान लो एक जंगल का टुकड़ा है, मैं यहाँ छोटा सा बना लेता हूँ। मान लो एक जंगल का टुकड़ा है, अगर ये पूरा खत्म हो गया तो सरकार कहेगी ठीक है माइनस दिस। तो सरकार के हिसाब से हर साल 3.7 मिलियन एकड़ ऐसी जमीन होगी जो दिखती थी जंगल पर अब गायब हो गई। ठीक है, लेकिन वो लॉस जो जंगल के डिग्रेडेशन की वजह से हुआ, इसका मतलब जहां पे 100 पेड़ हुआ करते थे अब वहां पे 10 बचे। ठीक है, मतलब मान लो 10 एकड़ की जमीन है जहां पे 100 पेड़ थे, अब 10 बचे, 90 गए, तो 90 पेड़ों को कम करो। सरकार वो नहीं करेगी। यानी जहां जहां पे पेड़ों का नंबर कम हो रहा है सरकार उसको तो गिन ही नहीं रही। सरकार तो गिन रही है जहां पे पेड़ों का नंबर 0 जा रहा है। तो अगर आप उसको भी गिन लोगे, क्योंकि एक्चुअल लॉस वो है। एक्चुअल लॉस ऐसे नहीं है कि सारे पेड़ गायब हो गए। लॉस तो वो भी है ना जहां पे पेड़ों का नंबर कम हो गया, 100 के 10 पेड़ बचे, 20 पेड़ बचे। अगर आप उसको भी गिन लोगे तो ये नुकसान 8 गुना हो जाएगा, बहुत दुख के साथ। मतलब ये करीब 25 से 32 लाख एकड़ हर साल हो जाएगा, जिसको अभी हम कह रहे हैं 3.7 मिलियन। बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति है, आप कह सकते हो। 3.7 37 लाख ना, नहीं और ज़्यादा हो गया, लो 37 हो गया ये। 37 लाख का भी अगर आप 8 गुना कर दोगे करीब करीब, तो इतना लॉस हमें हर साल हो रहा है। ठीक है जी, तो ये तो बहुत स्थिति है ही खराब। फिर एक 3 साल की स्टडी हुई, 3 साल तक एक स्टडी हुई, सैटेलाइट्स ने स्टडी किया बहुत सारे देशों को, बेसिकली 88 देशों को, और ये रिजल्ट आया कि हर जगह एनवायरनमेंट की कंडीशन ख़राब है। ज़्यादातर देश ऐसे थे जहाँ पे जंगलों की स्थिति बहुत ख़राब थी, और सैटेलाइट्स के जो रिजल्ट आए 3 साल बाद वो यही थे। अब कंट्रोल नहीं कर सकते, अब आपको सुधारना ही पड़ेगा, अब ज़्यादा वेट नहीं। अब देखते हैं और फैक्ट्स। तो दोस्तों, अब आप बोलोगे इतनी सारी प्रॉब्लम है तो कारण क्या है और हम क्यों उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर हम बात करें कारणों की, तो इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का और इसके जैसी न जाने कितनी प्रॉब्लम्स का सबसे मेन, सबसे बड़ा कारण, सबसे कठिन कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ किस हिसाब से हुई इसका अंदाज़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंसान की पॉपुलेशन इतना अजीब तरह से बढ़ी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब इंसान इस धरती पे पहली बार आया तो उसको 1-2 नहीं बल्कि 10 लाख साल लगे। ध्यान से सुनिएगा, 1-2 नहीं, 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख साल बने थे, जहां से भी शुरू हुआ था 1 या 2 से कितना बनने में, 100 करोड़ बनने में। ये हुआ था सन 1800 में। यानी सन 1800 में इंसान को इस धरती पे करीब 10 लाख साल हो चुके थे, और इन 10 लाख सालों में हम जहाँ से भी शुरू हुए थे, 1 या 2, हर धर्म में अलग अलग बताया गया है, जितने भी इंसान थे तब से आबादी बढ़ते 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 100 करोड़ पहुँच गई। ये सब्सक्राइबर्स की तरह है यूट्यूब पे, एक बार बस 1 मिलियन हो जाए उसके बाद बढ़ना शुरू। ऐसे ये पहली बार जब 1 बिलियन हुआ तो ये एक तरह से एक ऐसा बेंचमार्क था कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। सिर्फ 100 साल लगे उसके बाद। 1900 में आबादी 100 करोड़ का 110, 120 नहीं, सीधा डबल 200 करोड़। फिर हेराफेरी में था ना 21 दिन में पैसा डबल, ऐसे 100 सालों में, सिर्फ 100 सालों में आबादी डबल। 100 साल 100 करोड़ लोग बढ़ गए। इतना ही नहीं, इसके बाद 1900 से 2000 के बीच में, आप कह सकते हो 1990 तक, इन 200 करोड़ में 370 करोड़ यानी 3.7 बिलियन बढ़ गए, और आबादी हो चुकी थी टोटल हो चुकी थी 570 करोड़ 1994 में जब डेटा आया। तो देख सकते हो आप, मैं रिपीट कर दूं आपको, 1800 में 100 करोड़, 100 साल बाद 200 करोड़, उसके 100 साल कंप्लीट होने से पहले 200 करोड़ का सीधा सीधा 570 करोड़, उसके बाद
इसके बाद ये आपकी बुक में नहीं दिया, मैं बता दूं, आज 2021 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 730 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मानी जाती है। और डेटा के हिसाब से जब ये लिखा गया आर्टिकल 1994 में, 1 मिलियन की आबादी हर दिन बढ़ रही थी, हर दिन यानी 24 घंटे। मतलब अगर आपने हमारी आधे आधे घंटे की आपने 48 वीडियो देख ली तो उतने में इस दुनिया की आबादी बढ़ चुकी होगी 1 मिलियन। आप जब सुबह उठते हो और अगले दिन सुबह उठते हो, यानी 24 घंटों में 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग इस दुनिया में बढ़ चुके होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बताओ ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में देखो सॉल्यूशन बहुत है। हम लोगों को एजुकेशन दें, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाएं। ये सच है, जब स्टैंडर्ड बढ़ता है लोगों का, लोग शहर की तरफ जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा गांव खराब है, शहर की तरफ जाते हैं, मतलब उनको एहसास होता है कि यार इतने बच्चे पैदा करके मतलब नहीं है, क्योंकि स्कूल का भी खर्चा देखना है, शांति से रहना है, फैमिली प्लानिंग का जब थोड़ा समझ आ जाती है, पैसा आ जाता है, कंफर्ट आ जाता है, एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। हेल्थ केयर एक बड़ा रीज़न है। जिस देश में ये खतरा है कि यार बच्चे के मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, लाइफ स्पैन कम है, यार हम जिएंगे ही कितना, 40-50, तो बच्चे पैदा करो। जब हेल्थ केयर आ जाता है, एजुकेशन आ जाती है, मॉडर्नाइजेशन आ जाता है, तो आबादी के बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन वो पहुंचाना भी एक बड़ा चैलेंज है। आबादी इतनी है कि सब तक हम ये सब पहुंचा नहीं पा रहे। हेल्थ सब तक नहीं पहुंच पा रही, मेजोरिटी पे नहीं पहुंच पा रही, काफ़ी हद तक जो गरीब देश है वहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में हेल्थ नहीं पहुंच पा रही, मॉडर्नाइजेशन नहीं पहुंच पा रहा। ये वैसा ही है कि मुझे बीमारी है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि मैं बीमार हूँ। मतलब पॉपुलेशन कम करने का तरीका है एजुकेशन और हेल्थ, मॉडर्नाइजेशन। और पॉपुलेशन की वजह से हम एजुकेशन, हेल्थ और मॉडर्नाइजेशन पहुंचा नहीं पा रहे। पैराडॉक्स है जी, फंस गए हम। अब बहुत लोग ये मानते थे कि यार ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा वर्कर। ये एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में माना जाता है कि यार बहुत सारा बच्चे, आप देखना अगर अभी भी कुछ गाँव में तो बहुत ज़्यादा बच्चे लोगों के, शामू, रामू, पिंकू, पिंकू, मिंकू, चिंकू, जब फसल काटनी होती है सब आ जाते हैं भाई, सब गाना गा रहे हैं, प्याज रोटी खा रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन वो पुराना कॉन्सेप्ट है। आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ज़्यादा बच्चे यानी ज़्यादा लोग बेरोज़गार। बेरोज़गारी का हाल तो भाई आप सब जानते हो। जब कचड़े वाली गाड़ी आती है जेसीबी की तो भीड़ लग जाती है, सड़क पर लड़ाई होती है भीड़ लग जाती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो दोस्तों, दुनिया के पॉपुलेशन के बाद अब बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन। 1994 इंडिया की पॉपुलेशन थी करीब 97 करोड़। उस समय की अफ्रीका की पूरी पॉपुलेशन को और साउथ अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन को मिला दोगे तो भी इतना नहीं होती। क्यों कंपेयर किया गया? ये साउथ वर्ल्ड है, ठीक है, इसको हम द थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। द थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं इंडिया प्लस अफ्रीका, क्योंकि वो डेवलपिंग है, और साउथ अमेरिका, ये तीनों ही डेवलपिंग है। हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन है? ऊपर वाले कौन? अमेरिका, यूरोप, वेस्ट वाला यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जो हमसे थोड़ा सा नीचे पड़ता है। नीचे से मेरा मतलब है साउथ में पड़ता है। तो ये जो तीनों हैं हम लोग डेवलपिंग है, उनमें भी हम अकेले इन दोनों को ऐड कर दो, हम एक कंट्री हैं। ये बेसिकली कॉन्टिनेंट्स हैं। ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है। 2 कॉन्टिनेंट में उतनी जनसंख्या नहीं है जितनी हमारे पास थी 97 करोड़, आज 135 करोड़ करीब करीब। सोचो क्या खराब हालत में हम जी रहे हैं। अब ऐसे में क्या करें? अब आप बताओ। अब आप सोचो कि यार ज़बरदस्ती जानवरों को मार तो हम इंसानों को जानवरों की तरह तो रख नहीं सकते, ना ज़बरदस्ती स्टेरलाइज कर सकते हैं कि भाई ज़बरदस्ती कुछ हार्मोन दे दो, कुछ सर्जरी करके रोक लो कि बच्चे पैदा ना कर पाएँ। वो बहुत गलत हो जाएगा, अमानवीय हो जाएगा। एक देश है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो देश है जो कर रहा है अभी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, वो रॉन्ग है, अमानवीय है। इंसान को जानवर की तरह ट्रीट करना, उसका स्टेरलाइजेशन कर देना, सर्जरी करके हार्मोन दे के उसके फर्टिलिटी को ख़त्म कर देना, उससे बुरा तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में क्या किया जाए आखिर? ठीक है जी, ऐसे में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब सवाल आबादी का नहीं है, अब सवाल है या तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो या गरीबी झेलते रहो। अब आर या पार की लड़ाई है। या तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, जो जितनी ज़्यादा हो गई है 730 करोड़ लोगों तक एजुकेशन पहुंचा के रोक लो, या ये जो गरीबी है ये बढ़ती रहेगी। अमीर और अमीर होता जा रहा है, दुनिया में मिलीनियर बिलीनियर बढ़ते ही जा रहे हैं, पर गरीब बच्चे पैदा कर करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। वो गरीब बेचारा गरीब ही रह जा रहा है। अब आपको रोकना ही होगा, वरना गरीबी को आप नहीं रोक पाओगे, हालत और ख़राब होगी। मैंने बताया ना कि भाई सीधा सल्यूशन है, पढ़ाई और शिक्षा पहुंचा दो, स्वास्थ्य पहुंचा दो, और पहुंचाओगे तभी जब आबादी कम होगी।
तो जितना ज़्यादा हम लेट करेंगे उतना ज़्यादा ही कंडीशन को संभालना मुश्किल हो चुका होगा। अब बात आती है कि ये जो एरा है, ईरा बोल सकते हो, ईरा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। इतनी ख़राब हालत है तो अभी हमारी जिम्मेदारी है भाई कि संभाल लो। ये जिम्मेदारी सरकारों की नहीं, ये सिर्फ हम नॉर्मल लोगों की नहीं है, ये इंडस्ट्रीज़ की भी है। इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी लेने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है मिस्टर एडगार एस वूलर्ड। ये चेयरमैन है एक बहुत ही बड़ी कंपनी का, ड्यू पॉन्ट की। ये चेयरमैन है, मालिक है, फिर भी इन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी का चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर भी हूँ। ये मानते हैं कि ये दुनिया हमारी है, हम सब की है, हम सब शेयर करते हैं। इंडस्ट्रीज़ भले रॉ मटेरियल लेती है, पोल्यूशन करती है, कोई बात नहीं, पर इस नेचर को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ आखिरी कोट्स की। तो दोस्तों अब फाइनली इस चैप्टर के आखिरी के 2 कोट्स की बात करते हैं। क्या है आखिरी के 2 कोट्स? ये है मार्गारेट थैचर। कौन थी ये? यूके की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर बनते वक्त इन्होंने एक बात कही थी जब ये प्राइम मिनिस्टर थी। क्या कहा था? नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। इस धरती पे किसी का फ्री होल्ड नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी, चाहे कोई भी पीढ़ी हो, चाहे जब ये थी, जब थेरेसा मे थी, या जब बोरिस जॉनसन है, जब आप हो, जब मैं हूँ, जब मेरे पूर्वज थे, जनरेशन कोई भी हो, ये पीढ़ी, इससे पहले की पीढ़ी, इससे पहले की पीढ़ी या आने वाली, किसी का भी फ्री होल्ड नहीं है। किसी के, आप कह सकते हो, ज़मीन नहीं है, जागीर नहीं है धरती। हम सब यहाँ पे किराएदार हैं हम सब। ज़िंदगी भर यहाँ पे रहेंगे और हमें एक लीज़ मिली हुई है रिपेयरिंग की। हम सब किराए पे रह रहे हैं, हम कोई मालिक नहीं है। हम आएंगे जाएंगे, पर एक लीज़ है, एक हमें छूट मिली हुई है कि हम रिपेयर कर सकते हैं। यानी आप इस धरती पे आए हो, अपनी ज़िंदगी को सुख से बिताओ और भाई साहब धरती को रिपेयर करो, बर्बाद मत करो। आप किराए पे हो, मालिक नहीं हो जो बर्बाद कर दोगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। आखिरी कोट इस चैप्टर का, मिस्टर लेस्टर ब्राउन कहते हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। ये मत सोचो कि ये तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की जागीर मिली है धरती जो तुम्हारी है। नहीं, तुम ये मान के चलो कि आने वाले चिल्ड्रन, अपनी आने वाली पीढ़ी से हमने ये उधार लिया है। समझना, जब हमें कोई गिफ्ट मिल जाता है हम उसकी कद्र थोड़ी सी कम करते हैं, किसी का उधार मिलता है तो ज़्यादा करते हैं। अगर मुझे किसी ने मान लो एक बाइक गिफ्ट करी तो वो बाइक मेरी है, मैं उसको ठोक सकता हूँ क्योंकि अब वो मेरी है, पहले किसी और की थी। मान लो मेरे चाचा जी की बाइक उन्होंने चलाई 10 साल, मुझे दे दी, मैं कहूँगा ठीक है 10 साल बाद उन्होंने चलाई, अब वो बाइक मेरी है, मैं ठोकूंगा तो मुझे दुख नहीं होगा। पर मान लो मैं कहूँ कि ये बाइक मेरी नहीं है, मैंने छोटे भाई से उधार ली है जो मुझे वापस करनी है 1 साल बाद, तो मैं उसको संभाल के चलाऊंगा, स्क्रैच ना पड़ जाए, प्रॉपर ऑयलिंग डलें, ब्रेक ना ख़राब हो जाए, लाइट ना टूट जाए, है ना। तो हमें ये मान के चलना होगा कि आने वाली पीढ़ी का उधार हमारे पास है, अमानत हमारे पास है, और इस अमानत में खयानत करना ही है ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन और नेचर का डेटरिएशन। तो फाइनली हम आ गए हैं इस चैप्टर के एंडिंग पे। आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे आपको काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट मीनिंग मिलेंगे। उन डिफ़िकल्ट मीनिंग्स का बहुत सिंपल सा सल्यूशन है, उसका फ्री PDF दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेकआउट करें। धन्यवाद।